ईरान से जो तस्वीरें आ रही हैं वे सिर्फ खबरें नहीं हैं, वे एक कहानी कह रही हैं। हाँ, बिल्कुल। सड़कों पर उबलता हुआ गुस्सा, सरकारी इमारतों से उठता धुआं और यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों और पुलिस के बीच टकराव। सही। पिछले 3 दिनों से ये आग भड़क रही है और मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ईरान से हर तस्वीर बाहर नहीं आ पाती। वहाँ मीडिया पर सरकार का बहुत सख्त कंट्रोल है। हाँ। तो अगर हमें ये तस्वीरें दिख भी रही हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि जमीन पर हालात इससे कहीं ज्यादा गंभीर होंगे। ये तो वो चिंगारियां हैं जो दीवारें लांघकर हम तक पहुंच रही हैं। बिल्कुल। पश्चिमी मीडिया में तो इसे पिछले 3 साल का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन कहा जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये सुप्रीम लीडर अली खamenei की सत्ता के अंत की शुरुआत हो सकती है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये गुस्सा सिर्फ महंगाई का है या इसके पीछे कुछ और भी है? और जो सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में है, क्या ईरान एक और क्रांति की दहलीज पर खड़ा है? ये सवाल आज हर किसी के जहन में है और इसका जवाब देखिए सीधा नहीं है। ये आग कई वजहों से लगी है। दशकों का आर्थिक दबाव, राजनीतिक आज़ादी का ना होना और दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की हताशा। अच्छा। ये सब मिलकर एक ऐसा विस्फोटक मिश्रण बन गया है जो अब ईरान की सड़कों पर फट रहा है। तो चलिए जरा सड़कों पर चलते हैं और इस गुस्से को करीब से देखते हैं। हमारे सूत्रों के मुताबिक राजधानी तेहरान की सादी स्ट्रीट और मशहूर ग्रैंड बाजार में दुकानें बंद हैं। हाँ। व्यापारी और दुकानदार भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। हाँ, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ग्रैंड बाजार ईरान की अर्थव्यवस्था की धड़कन माना जाता है। जब बाजार बंद होता है तो इसका मतलब है कि सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि कारोबारी तबका भी सरकार से बुरी तरह नाराज है। सही। ये एक संकेत है कि संकट बहुत गहरा है। शॉपिंग मॉल, कॉलेज, सार्वजनिक चौराहे, हर जगह लोग जमा हो रहे हैं और उनके नारे सब कुछ साफ कर देते हैं। एक नारा जो बार बार सुनाई दे रहा है वो है मुल्ला मस्ट लीव। हाँ, मुल्लाओं को जाना होगा। ये सिर्फ आर्थिक सुधारों की मांग तो नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, ये सीधे सीधे ईरान के इस्लामिक शासन पर हमला है। मुल्ला शब्द का इस्तेमाल यहाँ पूरे धार्मिक नेतृत्व के लिए किया जा रहा है। ये नारा बता रहा है कि लोगों का गुस्सा अब सिस्टम से है। वे पैबंद नहीं चाहते, वे पूरी व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। और इसी माहौल में एक तस्वीर सामने आई है जो शायद इन प्रदर्शनों का चेहरा बन जाएगी। हाँ, मैं उसी तस्वीर की बात करने वाला था। एक अकेला निहत्था छात्र भारी भरकम पुलिस फोर्स के सामने जमीन पर पालथी मारकर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर डर नहीं, एक अजीब सी शांति है, मानो कह रहा हो मैं यही हूं, जो करना है कर लो। इसकी तुलना जो टैंकों के काफिले के आगे खड़ा हो गया था, इस छात्र को अब तेहरान का टैंक मैन कहा जा रहा है। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार ये तस्वीर देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। एक अकेला निहत्था इंसान पूरी राष्ट्र शक्ति के सामने। ये सिर्फ बहादुरी नहीं है, ये अपने वजूद की लड़ाई का ऐलान है। बिल्कुल। ये तस्वीर दिखाती है कि दमन के सामने भी एक ऐसी आवाज है जो हिंसा से नहीं बल्कि शांति से जवाब दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ से जवाब शांति से नहीं आ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार का रवैया वही पुराना है। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद जो हिजाब विरोधी प्रदर्शन हुए थे, हाँ, उन्हें भी तो गोलियों से ही दबाया गया था। अब भी वैसी खबरें आ रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो हैं जिनमें गोलियों की आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं। ये सरकार का एक पैटर्न बन गया है। जब भी कोई विरोध की आवाज उठती है, उसे ताकत से कुचल दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रणनीति हमेशा काम करती है? 2022 में प्रदर्शनों को भले ही दबा दिया गया, लेकिन लगता है वो चिंगारी बुझी नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर सुलगती रही। क्या इस बार सरकार का पुराना तरीका फेल हो सकता है? और इसका जवाब शायद लोगों की जेब में है। किसी भी देश में जब आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो जाती है तो गुस्सा सड़कों पर आता ही है। वही तो। ईरान की इकोनॉमी का हाल इस वक्त कुछ ऐसा ही है। ईरानी करेंसी रियाल डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर है। $1 की कीमत 13 लाख यानी 1.3 मिलियन रियाल को पार कर गई है। इन आंकड़ों को आम लोगों की जिंदगी पर रखकर देखिए। इसका मतलब है कि अगर किसी की महीने की तनख्वाह कुछ साल पहले 5 करोड़ रियाल थी, जो उस समय एक अच्छी सैलरी मानी जाती थी, तो आज उसकी कीमत घटकर $40 से भी कम रह गई है। यानी पूरे महीने की कमाई से आप एक अच्छी जीन्स भी नहीं खरीद सकते। इस तरह की आर्थिक गिरावट आम इंसान की कमर तोड़ देती है। लोगों की जिंदगी भर की बचत राख हो गई है। बिल्कुल। लेकिन यह आर्थिक संकट रातों रात तो पैदा नहीं हुआ। इसके पीछे की वजहें क्या हैं? क्या ये सिर्फ सरकार की नाकामी है?
नहीं, इसमें बाहरी ताकतों का भी बहुत बड़ा हाथ है, खासकर अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर यानी अधिकतम दबाव की पॉलिसी का। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब है कि अमेरिका ने ईरान के लिए दुनिया से व्यापार करना लगभग नामुमकिन कर दिया है। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकता, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से लेन देन नहीं कर सकता। मतलब उसे आर्थिक तौर पर दुनिया से काट दिया गया है। एग्जैक्टली। जब देश की कमाई का मुख्य जरिया ही बंद हो जाए तो अर्थव्यवस्था का बैठना तय है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सीधा असर ईरान के आम आदमी की थाली पर पड़ रहा है और सरकार इस दबाव को झेल नहीं पा रही। बिल्कुल। और जब जनता का गुस्सा बढ़ा तो सरकार ने एक क्लासिक राजनीतिक कदम उठाया। क्या? महंगाई पर काबू न पाने का आरोप लगाकर सेंट्रल बैंक के गवर्नर को बर्खास्त कर दिया। ये एक तरह से ये मानने जैसा है कि हाँ, प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसका दोष एक आदमी पर डालकर बाकी सिस्टम को बचाने की कोशिश है। ये असली समस्या का समाधान नहीं है, बस गुस्से को कुछ देर के लिए शांत करने का एक तरीका है। और ये पैटर्न नया नहीं है। आज जो कुछ हो रहा है उसकी जड़ें दशकों पुरानी है। 1979 की उस क्रांति में जब ईरान का चेहरा हमेशा के लिए बदल गया। सही कहा। उस कहानी को समझे बिना आज के नारों को समझना अधूरा होगा। बिल्कुल। 1979 से पहले ईरान बिल्कुल अलग था। वहां अमेरिका के करीबी शाह रजा पहलवी का शासन था। ईरान उस वक्त एक मॉडर्न पश्चिमी सोच वाला देश बनने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका और इजराइल उसके सबसे करीबी दोस्तों में थे। लेकिन उस चमक दमक के पीछे एक स्याह सच भी था। और वो सच था दमन का। शाह की खुफिया पुलिस सवाक का खौफ था। हाँ, ऐसे वीए के जो भी शाह की नीतियों या अमेरिका के खिलाफ बोलता उसे या तो जेल में डाल दिया जाता या गायब कर दिया जाता। लोगों के पास आर्थिक आजादी शायद थी, लेकिन राजनीतिक आजादी नहीं थी। और इसी घुटन के खिलाफ 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई। 14 साल से फ्रांस में निर्वासन में रह रहे धार्मिक नेता अयातुल्ला खुमैनी एक हीरो की तरह ईरान वापस लौटे और उन्होंने सत्ता संभाल ली। तब से यानी लगभग 46 सालों से ईरान में यही धार्मिक शासन कायम है। और तभी से अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी का जो दौर शुरू हुआ वो आज तक खत्म नहीं हुआ। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ आता है। क्या? आज जो प्रदर्शनकारी तानाशाह की मौत के नारे लगा रहे हैं, उनमें से कुछ लोग उसी पुराने राजा शाह पहलवी के बेटे रजा पहलवी को वापस बुला रहे हैं। ये कितना अजीब है। ये इन विरोध प्रदर्शनों का सबसे हैरान करने वाला और दिलचस्प पहलू है। रजा पहलवी अमेरिका में रहते हैं और वहां से सोशल मीडिया के जरिए इन प्रदर्शनों को हवा दे रहे हैं। सोचिए। हाँ, सोचिए, लोग उस राजशाही को वापस बुला रहे हैं जिसे हटाने के लिए 1979 में इतनी बड़ी क्रांति हुई थी। ये दिखाता है कि लोगों का गुस्सा मौजूदा शासन के खिलाफ इतना गहरा है कि वो कुछ भी अपनाने को तैयार है। बिल्कुल। कि वे एक ऐसे अतीत को भी आदर्श मान रहे हैं जिसकी अपनी बहुत सारी खामियां थीं। ये एक तरह की राजनीतिक हताशा है जहां कोई भी बदलाव मौजूदा हालात से बेहतर लगता है। और इसी मोड़ पर यह सवाल उठना लाजमी है। जब भी ईरान में कुछ होता है तो शक की सुई अमेरिका और इजराइल की तरफ घूम जाती है। क्या इस बार भी इन प्रदर्शनों के पीछे कोई बाहरी हाथ है? देखिए, अमेरिका और इजराइल ईरान को और उसके परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए हमेशा से एक बड़ा खतरा मानते आए हैं। हाँ, ये तो है। ईरान के अंदर किसी भी तरह की अस्थिरता उनके रणनीतिक हितों को पूरा करती है। तो ये जाहिर है कि वे इन प्रदर्शनों से खुश होंगे और इन्हें कह सकते हैं नैतिक समर्थन भी देंगे। लेकिन समर्थन देने और प्रदर्शन करवाने में फर्क होता है। लेकिन जो टाइमिंग है वो बहुत कुछ कहती है। हमारे सूत्रों के मुताबिक जब भी इजरायली प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर होते हैं, उसके आसपास ही ईरान में इस तरह की हलचल तेज हो जाती है। पिछली बार भी जब वो अमेरिका से लौटे थे तो ईरान पर हमले हुए थे और अभी भी वो अमेरिका में ही है। ये टाइमिंग वाकई में बहुत अहम है। इससे ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ अपने आप नहीं हो रहा है, बल्कि इसे बाहर से प्रमोट किया जा रहा है, इसे हवा दी जा रही है। अच्छा। ये महज संयोग नहीं हो सकता कि एक बड़े कूटनीतिक दौरे के समय ही दुश्मन देश में इतनी बड़ी अशांति फैल जाए। बाहरी ताकतें जमीन पर मौजूद गुस्से का फायदा उठाकर उसे अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकती हैं। लेकिन चलिए सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। ईरान की सरकार इन सारी तस्वीरों और वीडियो को फैब्रिकेटेड यानी मनगढ़ंत बता रही है। हाँ। उनका कहना है कि ये पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा है। हाँ, और इसके जवाब में वे अपनी सरकार समर्थक रैलियों के वीडियो जारी कर रहे हैं।
इन वीडियो में हजारों लोग सरकार के समर्थन में और अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारे लगाते दिख रहे हैं। मतलब सरकार ये दिखाना चाहती है कि देश की असली आवाज ये है, न कि मुट्ठी भर प्रदर्शनकारियों की। बिल्कुल। बता रहे हैं कि अमेरिका झूठी तस्वीरें फैलाकर देश में फूट डालना चाहता है, लेकिन ईरान के लोग अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ सरकार विरोधी प्रदर्शन है जिसमें लोगों का असली गुस्सा और हताशा है, और दूसरी तरफ सरकार समर्थक रैलियां हैं जिनमें राष्ट्रवाद और बाहरी दुश्मन का डर है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। ये साफ है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जबरदस्त गुस्सा है, लेकिन ये भी सच है कि बाहरी ताकतें इस गुस्से की आग में घी डालने का काम कर रही हैं। तो कुल मिलाकर ईरान आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से कई रास्ते निकलते हैं। एक तरफ आर्थिक तंगी और राजनीतिक घुटन से त्रस्त जनता है जो एक बेहतर भविष्य चाहती है, जो बदलाव चाहती है। और दूसरी तरफ एक बहुत मजबूत सत्ता है जो अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे वो सड़कों पर दमन का रास्ता हो या फिर हर विरोध को एक बाहरी साजिश बताकर खारिज कर देने की रणनीति हो। तो आगे क्या हो सकता है? क्या सरकार जनता के गुस्से को देखते हुए कुछ झुकेगी? क्या वो अमेरिका से बातचीत का कोई नया रास्ता निकालेगी, शायद कोई नई न्यूक्लियर डील? ताकि आर्थिक पाबंदियां हटे। हाँ, ताकि लोगों को कुछ राहत मिले। ये एक संभावना है। हो सकता है कि अंदरूनी दबाव इतना बढ़ जाए कि सरकार को अपनी विदेश नीति में कुछ नरमी लानी पड़े। लेकिन दूसरी ओर शायद ज्यादा खतरनाक संभावना ये है कि दमन का चक्र और तेज हो जाए। मतलब सरकार अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए और ज्यादा सख्ती बरते। अगर ऐसा होता है तो ईरान में खून खराबा और बढ़ सकता है, और इस स्थिति का असर सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट की स्थिरता पर पड़ेगा। ये एक बहुत ही नाजुक मोड़ है। बहुत वाकई। और इस पूरी चर्चा के बाद एक आखिरी विचार मन में आता है जिस पे शायद हम सभी को सोचना चाहिए। जरूर। इन विरोध प्रदर्शनों में लोग उस राजशाही के वंशज को वापस बुला रहे हैं जिसे 1979 की क्रांति में उखाड़ फेंका गया था। ये इस पर सोचने को मजबूर करता है। क्या इतिहास खुद को दोहराता है, या फिर जब लोग मौजूदा व्यवस्था से इतने तंग आ जाते हैं तो वे किसी भी विकल्प को गले लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो कितना भी पुराना और नाकामयाब क्यों ना रहा।